बंद करो। धीमा करना पड़ेगा ना। वर्केबिलिटी टेस्ट। पहला है स्लंप टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, केली बॉल टेस्ट। इसके अंतर्गत हम पहला टेस्ट देखते हैं, स्लंप टेस्ट। इस टेस्ट से कंक्रीट की कंसिस्टेंसी या फ्लो एबिलिटी मापते हैं। इसके आधार पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करते हैं। यह सबसे आसान टेस्ट है, इसलिए इसका यूज सबसे अधिक किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। यह फील्ड तथा लैब दोनों में किया जा सकता है। इससे लो तथा हाई वर्केबल का वर्केबिलिटी ज्ञात नहीं करते हैं। यह मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए करते हैं। इससे प्राप्त रिजल्ट अधिक शुद्ध नहीं होता है। जहां कंक्रीट का उत्पादन जल्दी हो रहा हो, वहां कंक्रीट की क्वालिटी कंक्रीट के लिए भी स्लंप टेस्ट का यूज करते हैं। यह टेस्ट उस कंक्रीट के लिए करते हैं जिसमें एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज 38 mm हो। स्लंप की यदि हम साइज की बात करें तो इसका बॉटम को जो बेस होता है वो 20 सेंटीमीटर एंड टॉप 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो टैंपिंग रॉड होता है उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर और डाया 16 mm होता है। टेस्ट प्रोसीडर। कंक्रीट को स्लंप कोन में हाइट के अनुसार 4 बराबर भागों में भर देते हैं। प्रत्येक भाग को टैंपिंग रॉड से 25-25 बार कुटाई कर ASTM के अनुसार हाइट के अनुसार भर देते हैं। कोन को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं तथा कंक्रीट की हाइट में हुई गिरावट को नोट कर लेते हैं। इसे स्लंप मान कहते हैं। स्लंप वैल्यू के आधार पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी डिफाइन करते हैं। वर्केबिलिटी प्रोपोर्शनल टू स्लंप वैल्यू। स्लंप कोन हटाने के बाद कंक्रीट में हुई डिफॉर्मेशन के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रू स्लंप, शियर स्लंप और कोलैप्स स्लंप। यदि हम ट्रू स्लंप की बात करें तो यदि स्लंप को हटाने के बाद कंक्रीट सभी दिशाओं में समान रूप से फैले तो उस प्रकार प्राप्त स्लंप को ट्रू स्लंप कहते हैं। ट्रू स्लंप कंक्रीट की इंग्रेडिएंट को सही अनुपात में प्रदर्शित करता है। फाइन एग्रीगेट के एक्सेज यह फाइन एग्रीगेट के एक्सेज को दिखाता है। शियर स्लंप की यदि हम बात करें तो स्लंप कोन हटाने पर यदि कंक्रीट किसी एक दिशा में शिफ्ट हो जाए तो इस प्रकार के स्लंप को शियर स्लंप कहते हैं। शियर स्लंप कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट के से अधिक होने को प्रदर्शित करती है। कोर्स एग्रीगेट के अधिक होने को प्रदर्शित करता है शियर स्लंप कंक्रीट में। कोलैप्स स्लंप की यदि हम बात करें तो यदि स्लंप कोन हटाने के बाद कंक्रीट सडनली फैल जाए तो इस प्रकार प्राप्त स्लंप को कोलैप्स स्लंप कहते हैं। यदि स्लंप कोन को हटाने के बाद कंक्रीट सडनली फैल जाए तो इस प्रकार प्राप्त स्लंप को कोलैप्स स्लंप कहते हैं। कोलैप्स स्लंप कंक्रीट में पानी की अधिकता को प्रदर्शित करता है। के स्लंप टेस्टर इसके द्वारा 1 मिनट के अंदर ही स्लंप वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसका यूज कंक्रीट की रिलेटिव वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। इसके बाद आता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, जिसका प्रावधान IS कोड 1199 में किया गया है। इस टेस्ट द्वारा वेरी लो वर्केबल कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा हाई वर्केबल कंक्रीट की वर्केबिलिटी नहीं ज्ञात कर पाते हैं। यह टेस्ट मुख्य रूप से लैब में किया जाता है।
इससे फील्ड में भी किया जा सकता है। यह टेस्ट स्लंप टेस्ट की तुलना में अधिक प्रिसाइज तथा सेंसिटिव होता है। यह टेस्ट उस कंक्रीट के लिए करते हैं जिसमें एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज 38 mm से कम हो। यदि हम इसमें देखें तो पहला सबसे ऊपर अपर हापर होता है, उसके नीचे लोअर हापर, फिर लास्ट में सिलेंडर रखा होता है जो कि बेस पर होता है। कंक्रीट को तैयार करके सबसे ऊपरी हापर में भर देते हैं तथा ऊपरी सतह को समतल कर लेते हैं तथा कूट द्वारा टैंपिंग द्वारा हॉपर को झटके के साथ खोलते हैं। कूट द्वारा हॉपर को झटके के साथ खोलते हैं। उसके बाद कंक्रीट लोअर हापर में गिर जाता है। लोअर हापर को भी कूट द्वारा झटके के साथ खोलते हैं। कंक्रीट सिलेंडर में झटके से गिरता है। सिलेंडर में गिरी कंक्रीट का वेट W1 ज्ञात कर लेते हैं। सेम वॉल्यूम में और कंक्रीट को भरकर कुटाई करके वेट W2 ज्ञात करते हैं। इस प्रकार कंपैक्शन फैक्टर इक्वल टू मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट M1 अपान मास ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट M2 से हमको कंपैक्शन फैक्टर के आधार पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपैक्शन फैक्टर। कंपैक्शन फैक्टर का मान समानतः 1 से कम होता है। CF का मैक्सिमम मान 1 होता है। CF का मान 1 होने पर कंक्रीट लिक्विड की तरह व्यवहार करती है। CF का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट। इस टेस्ट द्वारा वेरी लो वर्केबल कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करते हैं। इसका टेस्ट रिजल्ट स्लंप टेस्ट तथा कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट दोनों की तुलना में अधिक प्रिसाइज तथा सेंसिटिव होता है। यह टेस्ट मुख्य रूप से लैब में किया जाता है। यह उस कंक्रीट के लिए उपयुक्त है जिसमें एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज 38 mm हो। इसका टेस्ट रिजल्ट फील्ड के लिए अधिक प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें कंपैक्शन के लिए वाइब्रेटर का यूज करते हैं। इसके बाद यदि हम VB डिग्री की बात करें तो वाइब्रेट के ऑन करने के बाद कोनिकल शेप सिलेंड्रिकल शेप में आने में जितना सेकंड का समय लगता है उसे VB डिग्री कहते हैं। VB डिग्री किसे कहते हैं? वाइब्रेट के ऑन करने के बाद वाइब्रेटर को ऑन करने के बाद कोनिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में आने में जितना सेकंड का समय लगता है वही VB डिग्री कहलाता है। VB डिग्री के आधार पर कंक्रीट की वर्केबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्केबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू VB डिग्री। एक तरफ ये वर्केबिलिटी दिया गया है जिसमें ये मेनली 4-5 प्रकार के हैं: एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई। इसमें कंसिस्टेंसी की यदि हम बात करें तो एक्सट्रीमली लो की मोस्ट अर्थ और वेरी लो का वेरी ड्राई हो जाएगा, लो का ड्राई, मीडियम का प्लास्टिक और हाई का सेमी सॉलिड हो जाएगा। स्लंप वैल्यू की यदि हम बात करें तो एक्सट्रीमली लो में 0 हो जाएगा और वेरी लो में 0 से 25 के बीच है तो वेरी लो, 25 से 50 है तो लो, 50 से 100 है तो मीडियम और 100 से 175 है तो हाई वर्केबिलिटी होगी। कंपैक्शन फैक्टर की यदि हम बात करें तो 0.66 से 0.7 के बीच है तो एक्सट्रीमली लो, 0.7 से 0.8 के बीच है तो वेरी लो एंड 0.8 से 0.85 के बीच है तो लो, 0.85 से 0.95 के बीच है तो मीडियम एंड 0.95 से 1 के बीच में है तो हाई वर्केबल कंक्रीट कहलाएगी। नेक्स्ट VB
डिग्री वीवी डिग्री की यदि हम बात करें तो यदि ग्रेटर देन 20 है तो वह एक्सट्रीमली लो होगी, और 10 से 20 है तो वेरी लो, 5 से 10 है तो लो, 3 से 5 है तो मीडियम, 0 से 3 है तो हाई होगी। यूज की हम बात करें तो एक्सट्रीमली लो वर्केबल जो कंक्रीट होगी उसका यूज प्यूमेंट, प्रीकास्ट स्लैब आदि में करते हैं। वेरी लो वर्केबल कंक्रीट का यूज प्यूमेंट, रोड, ईटीसी में करते हैं। लो वर्केबल कंक्रीट का यूज मास कंक्रीटिंग, डैम, ब्रिज, अंडर रेनफोर्समेंट बीम, कॉलम आदि में किया जाता है। मीडियम की यदि हम बात करें तो हैवी रेनफोर्समेंट सेक्शन में करते हैं। हाई की बात करें तो कंजस्टेड आरसीसी अंडर वाटर ट्रिमिंग कंक्रीट के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट की यदि बात करें तो इस टेस्ट का यूज हाई वर्केबल की वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए करते हैं। प्रोसीडर, कंक्रीट को कोन में 2 बराबर भागों में भरकर प्रत्येक भाग का टैंपिंग रॉड से 25-25 बार कुटाई कर देते हैं। कोन को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं। डिस्क को 15 सेकंड में 15 चक्कर घुमाते हैं, जिसमें प्रत्येक चक्कर में टेबल 12.75 ऊंचाई तक उठकर स्वतंत्र रूप से गिर जाती है, जिसके कारण कंक्रीट पर ब्लो महसूस होते हैं, जिसके कारण कंक्रीट फैलती है। फैलने के बाद कंक्रीट को 6 अलग अलग दिशाओं में मापकर नियरेस्ट 5 उसका एवरेज डायामीटर ज्ञात कर लेते हैं, जिसे स्प्रेड डायामीटर कहते हैं। निम्न फार्मूला का यूज करके फ्लो वैल्यू ज्ञात करते हैं। फ्लो वैल्यू इक्वल टू स्प्रेड डाया माइनस 25 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर इंटू 100 हो जाएगा। इसका मान 0 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो सकता है। फ्लो वैल्यू का मान बढ़ने पर वर्केबिलिटी बढ़ती है। नोट पॉइंट, प्रेजेंट टाइम में IS 9103/1999 के अनुसार इस कोड के अनुसार न्यू फ्लो टेबल टेस्ट का यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा कैली बॉल टेस्ट। यह कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करने का फील्ड टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए हेमीस्फेयर का यूज करते हैं, जिसका डाया 150 तथा वेट 13.6 किलोग्राम होता है। उपकरण को कंक्रीट के सरफेस पर रखकर हेमीस्फेयर को कंक्रीट के सरफेस तक लाकर स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तथा उसका पेनिट्रेशन नोट कर लेते हैं। यह टेस्ट 50 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। यह टेस्ट करने के लिए कंक्रीट की थिकनेस मिनिमम 20 सेंटीमीटर तथा हेमीस्फेयर के सेंटर से किनारे की दूरी 23 सेंटीमीटर होती है। सेग्रीगेशन, कंक्रीट अलग अलग साइज, शेप तथा अलग अलग पदार्थों से बनती है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होता है। इसलिए कंक्रीट के इंग्रेडिएंट की एक दूसरे से या कंक्रीट अलग होने की टेंडेंसी होती है, जिसे सेग्रीगेशन कहते हैं। कंक्रीट में सेग्रीगेशन निम्न प्रकार से हो सकता है। कंक्रीट से एग्रीगेट अलग होने से, कंक्रीट से वाटर सीमेंट के पेस्ट अलग होने से, कंक्रीट से वाटर के अलग होने से इत्यादि। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होती है। सेग्रीगेशन को प्रभावित करने वाले कारक, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट का अनुपात सही नहीं होने के कारण, एग्रीगेट का ग्रेड सही न होने पर, मिक्सिंग टाइम अधिक होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रास्ते सही न होने पर, प्लेसिंग के दौरान फ्री फॉल अधिक होने पर, एक्सेज कंपैक्शन या एक्सेज सरफेस फिनिशिंग के कारण ब्लीडिंग
ब्लीडिंग सेग्रीगेशन का ही एक रूप है। इसमें वाटर के साथ सीमेंट कंक्रीट के सरफेस पर आने लगते हैं, जो कि लेटेंस कहलाता है। लेटेंस के सूखने के बाद कंक्रीट के सरफेस पर एक पपड़ी बन जाती है। अत्यधिक संकुचन के कारण इसमें क्रैक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ड्यूरेबिलिटी घट जाती है। इसके कारण कंक्रीट के वियरिंग रेजिस्टेंस का मान भी घट जाता है। ब्लीडिंग को प्रभावित करने वाले कारक वाटर सीमेंट रेशियो अधिक होने के कारण, एक्सेज कंपैक्शन के कारण, एक्सेज सरफेस फिनिशिंग के कारण एंड ब्लीडिंग को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जा सकता है। वाटर सीमेंट रेशियो का कंट्रोल करके कंक्रीट में एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिलाकर सीमेंट की फिनिशिंग को बढ़ाकर और पोजोलानिक या फ्लाई ऐश का यूज करके नोड पॉइंट रिच कंक्रीट की तुलना लीन कंक्रीट में ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वाटर सीमेंट पेस्ट का कंक्रीट से अलग होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हार्शनेस कंक्रीट के सरफेस पर ट्रैवलिंग करने में यदि कंक्रीट का सरफेस स्मूथ ना हो तो इसे हार्शनेस कहते हैं। कह रहा है कि कंक्रीट के सरफेस पर ट्रैवलिंग करने में यदि कंक्रीट का सरफेस स्मूथ ना हो तो इसे हार्शनेस कहते हैं। हार्शनेस को प्रभावित करने वाले कारक, यदि हार्शनेस को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करें तो वाटर सीमेंट रेशियो कम होने पर, एग्रीगेट की मात्रा अधिक होने पर, एग्रीगेट की ग्रेड सही न होने पर, एग्रीगेट में मिडिल साइज पार्टिकल्स की मात्रा अधिक होने पर। टेस्ट फॉर ब्लीडिंग 0.01 मीटर क्यूब आयतन का सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं सबसे पहले, जिसका इंटरनल डाया 250 mm तथा इंटरनल हाइट 280 mm होती है। इस टेस्ट के लिए टेम्पर बार लेते हैं जो स्लंप टेस्ट में यूज हुआ है। सरफेस से फ्री वाटर को बाहर निकालने के लिए पिपेट लेते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी का एक ग्रेजुएटेड जार लेते हैं। फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट लेते हैं तथा उसे 50-50 mm थिकनेस की 5 लेयर में भरकर प्रत्येक लेयर की टैंपिंग रॉड द्वारा स्टॉक देते हैं। कंक्रीट के सरफेस पर इकट्ठा हुए वाटर को पिपेट द्वारा शुरुआत में 40 मिनट तक 10-10 मिनट के अंतराल पर तथा बाद में 30-30 मिनट के अंतराल पर पानी निकालकर जार में रखते हैं जब तक कि कंक्रीट से पानी निकलना बंद न हो जाए। जार में इकट्ठा हुए पानी की क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं। कंक्रीट में उपस्थित टोटल वाटर कंक्रीट के मिक्सिंग के टाइम मिलाए गए पानी के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सैंपल ऑफ कंक्रीट इनटू 100 से हम निकाल पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इनिशियल सेटिंग तथा फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। सीमेंट की सेटिंग टाइम विकाट उपकरण से ज्ञात करते हैं, जबकि कंक्रीट की सेटिंग टाइम पेनेट्रोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। कंक्रीट की सेटिंग टाइम सीमेंट से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि कंक्रीट की सेटिंग टाइम वाटर सीमेंट रेशियो, टेम्परेचर कंडीशन, टाइप्स ऑफ सीमेंट, यूज ऑफ एडमिक्सचर, यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर आदि पर निर्भर करता है। पेनिट्रेशन टेस्ट की संतुष्टि IS 8142/1976 तथा ASTM C 403 में किया गया है। इस टेस्ट को करने के लिए 150 mm मिनिमम लेटरल डाया तथा 150 mm मिनिमम हाइट के कंटेनर का यूज करते हैं।
इस टेस्ट को करने के लिए 6 पेनिट्रेशन नीडल का यूज करते हैं, जिसका बियरिंग एरिया 695, 323 और 161, 65, 365 के बाद 32 एंड 16 mm² होता है। कंक्रीट को 4.75 mm सीव से चाल कर प्राप्त मोर्टार को कंटेनर में भर देते हैं। अलग अलग नीडल को मोर्टार में 10 सेकंड में 25 mm तक पेनिट्रेट कराते हैं तथा पेनिट्रेट कराए गए फोर्स का डिवाइस के द्वारा मेजर कर लिया जाता है। कंक्रीट में मिलाए गए पानी से जितने समय बाद नीडल को पेनिट्रेट कराते हैं वह टाइम नोट कर लेते हैं। नीडल को पेनिट्रेट कराने में लगाए गए फोर्स में नीडल को पेनिट्रेट कराने के लिए लगाए गए फोर्स में नीडल के बियरिंग एरिया से भाग देकर अलग अलग पेनिट्रेशन ज्ञात कर लेते हैं। पास हुए टाइम तथा पेनिट्रेट रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचते हैं, जिससे कर्व प्राप्त होता है। 3.5 मेगापास्कल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तथा कर्व के जिस बिंदु पर काटता है वहां से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वही इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। 27.6 मेगापास्कल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तथा कर्व के जिस बिंदु पर काटता है वहां से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। जितने टाइम में वह लाइन मिलता है वह फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। 3.5 मेगापास्कल इनिशियल टाइम होता है, जबकि 27.6 मेगापास्कल फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इस प्रकार हमारा ये भी समाप्त होता है टॉपिक। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मेथड: मोटर पैन मेथड, व्हील मेथड और हैंड कार्ड मेथड, स्यूट्स, डंप ट्रक मेथड, स्किप एंड होस्ट मेथड, बकेट एंड रोपवे मेथड, बेल्ट कन्वेयर मेथड, पंपिंग मेथड। मिक्सिंग के बाद कंक्रीट को प्लेसिंग के लिए ले जाने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मोर्टार पैन मेथड: इस मेथड में मोर्टार पैन के द्वारा मोर्टार बैंक के द्वारा कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका यूज स्मॉल स्केल पर करते हैं। व्हील बैरो मेथड और हैंड कार्ड मेथड: इस मेथड का यूज ग्राउंड लेवल पर कंक्रीट मेंबर बनाने में करते हैं, जैसे रोड, फ्लोर, पेवमेंट इत्यादि। बाई स्यूट्स: इसका यूज ग्राउंड लेवल से नीचे ट्रंच में कंक्रीट करने के लिए करते हैं। डंप ट्रक मेथड: इसमें कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन लार्ज अमाउंट में अधिक दूर तक 5 किलोमीटर तक करते हैं। स्किप एंड होस्ट मेथड: इस मेथड द्वारा कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं। इसका यूज अधिक फ्लोर की बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं। बकेट एंड रोपवे मेथड: इस मेथड का यूज वैली एरिया के लिए करते हैं। बेल्ट कन्वेयर मेथड: इसका यूज करने से सेग्रीगेशन अधिक होता है। पंपिंग मेथड: इस मेथड का यूज वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंक्रीट को दूर तक भेजने के लिए करते हैं। इस मेथड द्वारा 80 मीटर तक वर्टिकल डायरेक्शन में तथा 400 मीटर तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंक्रीट को भेज सकते हैं। इस मेथड का यूज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टनल बनाने में करते हैं। पंपिंग के लिए रेसिप्रोकेटिंग
पंप का यूज करते हैं। इसमें पाइप का डायामीटर 100 mm से 200 mm तक होता है। पाइप स्टील या एल्युमिनियम या प्लास्टिक की बनी होती है। एल्युमिनियम पाइप का यूज करने से कंक्रीट में हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, इसलिए इसका यूज नहीं करना चाहिए। एल्युमिनियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके द्वारा उस कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जिसका स्लंप मान 80 से 100 mm तथा कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.85 से 0.95 के बीच होता है। इसमें कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए कुछ मात्रा में एयर इंट्रेनिंग एजेंट का यूज कर देते हैं। इसके द्वारा 15 से 150 मीटर क्यूब पर घंटे की दर से कंक्रीट प्राप्त की जा सकती है। कंक्रीट को भेजने से पहले फ्रिक्शन को कम करने के लिए पाइप के इंटरनल सरफेस की कोटिंग कर देते हैं। प्लंजर और गो डेवाइल, इसका यूज पाइप के इंटरनल सरफेस पर चिपके कंक्रीट को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेमवर्क की यदि हम बात करें तो यह एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो किसी भी कंक्रीट मेंबर को शेप तथा साइज प्रदान करता है। इस सेंटरिंग या स्टैगिंग होता है। इसके अंतर्गत यदि हम शटरिंग की बात करें तो यह फ्रेमवर्क का वह भाग है जिसमें कंक्रीट डालते हैं। सेंटरिंग या स्टैगिंग की हम बात करें तो कंक्रीट सहित शटरिंग के लोड को सहने के लिए तथा सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूज किए गए अरेंजमेंट को सेंटरिंग या स्टैगिंग कहते हैं। नोट पॉइंट, स्टैगिंग में यूज किए गए वर्टिकल मेंबर को प्रॉप कहते हैं। टाइप ऑफ फॉर्म वर्क, वुड फ्रेमवर्क और टिम्बर फ्रेमवर्क। प्लाईवुड फ्रेमवर्क, स्टील फ्रेमवर्क एंड स्लिप फ्रेमवर्क। पहला वुड फ्रेमवर्क यदि हम बात करें तो स्मॉल स्केल पर यूज किया जाता है। इसमें टिम्बर का यूज किया जाता है। टिम्बर ड्यूरेबल होना चाहिए जिस पर मॉइस्चर का प्रभाव कम पड़े। इसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए। टिम्बर अपेक्षाकृत सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उस पर कार्य करना आसान हो। एक टिम्बर का यूज सामान्यतः 5 से 6 बार फ्रेमवर्क के रूप में कर सकते हैं। प्लाईवुड फ्रेमवुड, प्लाईवुड फ्रेमवर्क यदि हम बात करें तो इसमें प्लाईवुड का प्रयोग करते हैं। प्लाईवुड पर वाटर का प्रभाव कम पड़ता है। इसके द्वारा कंक्रीट की फिनिशिंग अच्छी प्राप्त होती है। इसे 15 से 16 बार यूज कर सकते हैं। इसका थिकनेस 3 mm से 18 mm होती है। स्टील फ्रेमवर्क, इसमें स्टील की शीट का यूज किया जाता है। इससे बने कंक्रीट मेंबर की फिनिशिंग तथा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसे 40 से 50 बार यूज कर सकते हैं। नोट पॉइंट की यदि हम बात करें तो फ्रेमवर्क की कास्ट का स्ट्रक्चर के कास्ट की 20 से 30% हो सकती है। फ्रेमवर्क में कंक्रीट डालने से पहले इसके इंटरनल सरफेस की कोटिंग कर देते हैं। फ्रेमवर्क में कंक्रीट डालने पर लीकेज नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर कंक्रीट में हानि कॉम्बिंग हो जाती है। स्ट्रिपिंग एंड स्ट्रिपिंग टाइम, कंक्रीट की प्लेसिंग के बाद कंक्रीट कठोर होने के बाद फ्रेमवर्क हटाने के प्रोसेस को स्ट्रिपिंग कहते हैं। कंक्रीट के प्लेसिंग के बाद कंक्रीट कठोर होने तक फ्रेमवर्क हटाने का जो प्रोसेस होता है स्ट्रिपिंग कहलाता है। जितना समय बाद फ्रेमवर्क हटाने के लिए जितना समय लगता है उसे स्ट्रिपिंग टाइम कहते हैं। IS 456/2000 के अनुसार फ्रेमवर्क हटाने के लिए स्ट्रिपिंग टाइम का मान निम्नलिखित लिया जाता है। कंक्रीट मेंबर मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम, वर्टिकल मेंबर ऑफ
कॉलम बीम स्लैब के लिए 24 घंटे लेते हैं स्ट्रिपिंग टाइम, और स्लैब के केस में हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्लैब के लिए 3 दिन, प्राप लगा हो तो प्राप अप टू 4.5 मीटर स्पान 7 डेज एंड मोर देन 4.5 मीटर स्पान 14 डेज लेते हैं। बीम की यदि बात करें तो हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ बीम 7 डेज एंड प्रॉप एंड फिक्स्ड केस में, और प्रॉप अप टू 6 मीटर स्पान 14 दिन एंड मोर देन 6 मीटर स्पान 21, यानी कि 21 दिन समय लिया जाता है। स्लिप फार्मवर्क, इस फार्मवर्क का यूज रोड, हाईवे तथा लंबे स्ट्रक्चर जैसे चिमनी, सिलास इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। इसमें फ्रेमवर्क को हाइड्रोलिक जैसे जैक की मदद से स्लिप कहते हैं। इसमें फ्रेमवर्क को हाइड्रोलिक की मदद से स्लिप करते हैं। इसके स्लिप होने की दर 12.5 से 30 सेंटीमीटर प्रति घंटा होती है। तो इस प्रकार ये हमारा फ्रेमवर्क भी टॉपिक समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं प्लेसिंग। मिक्सिंग के बाद कंक्रीट को फ्रेमवर्क में डालने के प्रोसेस को प्लेसिंग कहते हैं। मिक्सिंग के बाद कंक्रीट को फ्रेमवर्क में डालने के प्रोसेस को प्लेसिंग कहते हैं। प्लेसिंग के समय ध्यान रहे कि कंक्रीट में सेग्रीगेशन तथा ब्लीडिंग ना हो। सेग्रीगेशन को रोकने के लिए फ्री फॉल कम से कम होना चाहिए। IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट के फ्री फॉल का मान 1.5 मीटर से कम होना चाहिए। कंक्रीट वर्क किए जाने वाले सभी कार्यों के कंपैरिजन में प्लेसिंग के दौरान सेग्रीगेशन सबसे अधिक होती है। प्लेसिंग के लिए कंक्रीट की फ्री फॉल 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें पाइप को हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से कंक्रीट का कंपैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन कंक्रीट की मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन तथा प्लेसिंग के दौरान कंक्रीट में एयर आ जाती है, जिसके कारण कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कंपैक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कंक्रीट में उपस्थित एयर वाइड्स को बाहर निकालकर कंक्रीट डेंस बनाते हैं। कंपैक्शन द्वारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ, डेंसिटी, इम्परमिएबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। कंक्रीट में 1% एयर वाइड्स उपस्थित होने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ 5% तक कम हो जाती है, जबकि 10% एयर वाइड्स उपस्थित होने पर 50% तक कम हो जाती है। कंपैक्शन के दौरान यदि सरफेस पर एयर बबल निकलने बंद हो जाएं, तो यह कंक्रीट 100% कंपैक्शन को दर्शाता है। मेथड ऑफ कंपैक्शन: हैंड कंपैक्शन, कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर्स, प्रेशर एंड डाइल्यूटिंग मेथड, स्पाइनिंग मेथड। पहला देखते हैं हैंड कंपैक्शन। इस मेथड का यूज कंक्रीट के लिए करते हैं जिसका स्लंप मान 120 mm से अधिक हो। टाइप्स ऑफ हैंड कंपैक्शन: रोडिंग, रैमिंग एंड टैंपिंग। फर्स्ट है रोडिंग। इस मेथड में कंपैक्शन के लिए रॉड का यूज करते हैं, जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा डाया 16 mm का होता है। इसके द्वारा डीप सेक्शन का कंपैक्शन करते हैं, जैसे कॉलम, वॉल इत्यादि। रैमिंग: यदि हम रैमिंग की बात करें तो इस मेथड में कंपैक्शन के लिए रैमर का यूज करते हैं, जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा डायामीटर 16 mm होता है। इसके द्वारा कम गहराई का सेक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे बीम। टैंपिंग की बात करें तो इसमें कंपैक्शन के लिए टैंपिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है, जिसका डाया 16 mm एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा पतले सेक्शन का कंपैक्शन करते हैं, जैसे स्लैब।
कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर्स, वाइब्रेटर्स द्वारा उस कंक्रीट का कंपैक्शन करते हैं जिसका स्लम्प 40 से कम हो। कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए निम्नलिखित वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं। नीडल वाइब्रेटर, इसे इमर्सन वाइब्रेटर या पैकिंग वाइब्रेटर्स या इंटरनल वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ नीडल वाइब्रेटर, लेंथ ऑफ नीडल 250 से 900 mm होता है। डाया ऑफ नीडल की बात करें तो 25 से 75 mm। फ्रीक्वेंसी ऑफ नीडल 3500 से 5000 साइकिल पर मिनट। इस समय 12,000 से 15,000 साइकिल पर मिनट फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेटर यूज हो रहे हैं। कंपैक्शन के दौरान नीडल को एक स्थान पर 30 सेकंड से 2 मिनट तक रखते हैं। कंपैक्शन के दौरान नीडल जिन स्थानों पर डालकर कंपैक्शन करते हैं उनके बीच की दूरी 600 mm या नीडल के डाया के 8 से 10 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपैक्शन के दौरान नीडल का वर्टिकल से झुकाव 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नीडल वाइब्रेटर से एक्सेस कंपैक्शन करने पर कंक्रीट में ब्लीडिंग होने लगती है। नीडल वाइब्रेटर का यूज अधिक मात्रा में उपलब्ध कंक्रीट या गहराई में उपलब्ध कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए करते हैं। नीडल वाइब्रेटर की संतुष्टि IS 2505 के अंतर्गत की गई है। इसके बाद एक्सटर्नल वाइब्रेटर या फार्म वर्क वाइब्रेटर देखते हैं। जिस सेक्शन का कंपैक्शन नीडल वाइब्रेटर के द्वारा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू कंजक्टेड रेनफोर्समेंट, उसके कंपैक्शन के एक्सटर्नल वाइब्रेटर उसका कंपैक्शन के लिए एक्सटर्नल वाइब्रेटर या फ्रेमवर्क वाइब्रेटर यूज करते हैं। यह लेस इफ़िशियंट वाइब्रेटर होता है क्योंकि इसके वाइब्रेशन की मैक्सिमम मात्रा फ्रेमवर्क द्वारा एब्जर्व कर ली जाती है तथा कंक्रीट एवं इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इनका यूज कॉलम और थिन वॉल के लिए करते हैं। सरफेस वाइब्रेटर या स्क्रीड वाइब्रेटर, इसका यूज रोड, पेवमेंट इत्यादि की कंपैक्शन के लिए करते हैं। इसमें वाइब्रेटर कंक्रीट के सरफेस पर देते हैं जिसका प्रभाव बॉटम तक पहुंचता है। 150 mm की थिकनेस की सेक्शन के लिए इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है, परंतु इसका यूज 250 mm थिकनेस तक के सेक्शन के लिए कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 6000 साइकिल प्रति मिनट होता है। प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर की यदि हम बात करें तो इसका यूज प्रीकास्ट फैक्ट्री में करते हैं। इसका यूज स्लीपर, इलेक्ट्रिक पोल्स आदि के निर्माण में करते हैं। टेबल वाइब्रेटर, यह प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर का ही एक छोटा रूप होता है। इसका यूज लैब में स्मॉल वर्क के लिए करते हैं, क्यूब टेस्ट के लिए करते हैं। थर्ड है प्रेशर एंड जोल्टिंग मेथड। इस मेथड में कंक्रीट का कंपैक्शन प्रेशर वाइब्रेशन तथा जॉइंटिंग के द्वारा करते हैं। इसका यूज लो वर्केबल कंक्रीट के लिए करते हैं। इसमें कंपैक्शन अच्छी तरह होता है तथा कंक्रीट मजबूत प्राप्त होती है। इस मेथड का यूज होलो ब्लॉक के लिए प्रयोग करते हैं। फोर्थ है कंपैक्शन बाय स्पाइनिंग। इस मेथड में ह्यूज पाइप, स्पोन पाइप, कंक्रीट सीवर पाइप ETC क्लियर कवर सेक्शन के लिए कंपैक्शन के लिए करते हैं।
सर्कुलर सेक्शन के लिए कंपैक्शन के लिए करते हैं। सर्कुलर सेक्शन का कंपैक्शन करने के लिए हम कंपैक्शन बाय स्पाइनिंग का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन आता है क्यूरिंग। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जय हिंद।